ॐ भास्कराय नमस्तस्मै अज्ञानाद्वन्तहारिणे नमः प्रचण्डमहसे दिव्याय अमितशक्तये प्रत्यक्षफलदातारं जगतः प्रभवं विभुं सृष्टिस्थितिविनाशेषु सवितारं नमाम्यहम्। ॐ भास्कराय नमः, दिवाकराय नमः, वास्तुपुरुषाय नमः। हरिओम, नमो नमः, नमस्काराः। आप सभी का स्वागत है आज की वास्तुशास्त्र की कक्षा में। जैसे कि आप सबको पता है, हम इस वास्तुशास्त्र के अध्ययन क्रम में नए विषय को लेकर के आ रहे हैं और आज हम इसी क्रम में लेके आए हैं किस गांव में, किस शहर में, किस नगर में किस व्यक्ति को रहना शुभ है होगा अथवा अशुभ होगा। यह बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। प्राय हम लोग देखते हैं कि हम लोग जीवन भर कार्य करते हैं, कोई बिजनेस करता है, कोई नौकरी करता है और अंत में जाकर के हम लोग पैसा कुछ इकट्ठा कर लेते हैं और इकट्ठा करने के बाद फिर वृद्धावस्था में हम लोग सोचते हैं कि कहीं ना कहीं अब हम अपने आसियाना रहने के लिए कुछ जगह बना लें, कुछ घर बना लें, एक शहर में, किसी अच्छे शहर में जाकर के जहाँ शांति सुकून हो और परिवार के साथ में, बच्चों के साथ में रह सकें, हमारा परिवार जहाँ अच्छे से रह सके। तो अब हम यह तो जान लेते हैं कि हम वहाँ मकान तो बनाना है हमें, लेकिन हम यह नहीं देख पाते हैं कि हम लोग देखते हैं कि वहाँ कैसी सुविधाएँ हैं, कितना सुंदर शहर दिखने में है और वहाँ की क्या क्या व्यवस्थाएं हैं, यह सब जानते हैं। लेकिन हम यह नहीं जानते हैं कि क्या जो जिस शहर में हम जा रहे हैं वह शहर हमारे लिए वास्तु के अनुकूल है, क्या वहाँ की जो आत्मा है, उस शहर की जो ऊर्जा है, क्या वह हमारी ऊर्जा से मेल खाती है। क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे। हमारा जो भी व्यवहार होता है वो कहीं ना कहीं इस ब्रह्मांड में भी होता है, वैसा ही व्यवहार। क्योंकि दोनों ब्रह्मांड भी और हमारा शरीर भी दोनों पंचभूतों से बना हुआ है, तो दोनों में कहीं ना कहीं समानता है। अब हमें अपनी समानता, अपनी समतुल्य जगह ढूंढना आवश्यक है। यदि हम अपने समतुल्य, अपने समान, अपने व्यवहार, अपने ऊर्जा के अनुकूल यदि कोई जगह ढूंढते हैं या भूमि ढूंढते हैं या गांव शहर ढूंढते हैं और वहाँ निवास करते हैं, तो निश्चित है हमारे परिवार की उन्नति होगी, हमारा परिवार आगे बढ़ेगा, हमारा विकास होगा, हमारा जो लक्ष्य है जीवन का उसको हम प्राप्त कर पाएंगे। अन्यथा कितना भी भव्य शहर, कितना भी बड़ा शहर, कितना भी सुविधाओं से परिपूर्ण शहर या भवन बड़ा विशाल, बड़ा सुंदर ही क्यों ना हो दिखने में, लेकिन जब तक उसकी अंदर की ऊर्जा, उसकी आत्मा, हमारे आत्मा से उसका जो संतुलन है वो नहीं हो पाएगा, तो हम कहीं ना कहीं वो शहर हमारे लिए, वो शहर, वो नगर, वो गांव हमारे लिए हानिकारक होगा। आप रावण, इसमें एक उदाहरण देख सकते हैं। रावण का जो महल था वह भी तो अपने आप में बड़ा सुंदर, बड़ा शहर, बड़ा रत्नों से जड़ित था, सोने की लंका थी, लेकिन वह जीवन भर असंतुष्ट था। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारी जो ऊर्जा होती है उस ऊर्जा के साथ में कहीं ना कहीं हमें अपने अनुकूल हमें वास्तु स्थान, शहर, गांव का चयन करना होता है। हम लोग यही करते हैं, एक गलती करते हैं कि हम लोग बिना वास्तुशास्त्र करके, बिना कुछ जान करके सीधे हम जा करके जगह देख लेते हैं और जितना हमने कमाया था जीवन भर उसको हम उस गांव में लगा लेते हैं, उस घर में लगा लेते हैं और बाद में पता चलता है कि वहाँ जा कर के हमारा जो संतान थी वह हमारी बात नहीं सुनती है, हमारा परिवार कहीं ना कहीं उसमें परिवार में बिखराव हो गया है, कहीं ना कहीं कोई कष्ट हो रहा है, किसी का कोई एक्सीडेंट हो रहा है, किसी को कोई रोग लग गया है, तो तमाम तरह, कहीं कोई कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़ गया है, आपस में झगड़े हो रहे हैं, कलह हो रहा है, कलेश हो रहे हैं, इत्यादि तमाम समस्याएं आ सकती हैं, आती हैं। तो हम इन समस्याओं से कैसे बचें, कैसे हम अपना एक अच्छे जीवन का जी सकें और जीवन का जो उद्देश्य है उसको प्राप्त कर सकें, तो इसके लिए हमें वास्तुशास्त्र के इन नियमों को जानना जरूरी है। यह बड़े छोटे नियम हैं, बड़े साधारण नियम हैं और आप सिर्फ नाम मात्र से और अपने नक्षत्र के द्वारा इस विषय को जान सकते हैं। किस शहर के साथ आपका तादात्म्य संबंध हो सकता है, ठीक है ना। इस विषय को आज हम नराकृत चक्रम के द्वारा जानेंगे। वास्तुशास्त्रों में कुछ विधियां प्राप्त होती हैं और उस विधि में केवल नाम के आधार पर, नक्षत्र के आधार पर हम लोग जानते हैं कि यह शहर हमारे लिए शुभ है अथवा नहीं है। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नराकृत चक्रम के लिए कि एक उदाहरण देखिए, एक उदाहरण लेते हैं कि कोई राम नरेश त्रिपाठी नाम का कोई व्यक्ति है। उस राम नरेश त्रिपाठी नाम के व्यक्ति को किसी गांव में, जिसका नाम मानिकपुर है, उस गांव में उसको निवास करना है या घर बसना चाहता है, तो पता करेंगे कि वह गांव हमारा, उस राम नरेश नामक व्यक्ति जो है उसके लिए जो मानिकपुर जो गांव है वह उसके लिए शुभ है कि नहीं है, यह जानते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि हम मानिकपुर का जो नक्षत्र है, जो गांव का नक्षत्र है वो ले लेते हैं
और जो राम नरेश त्रिपाठी जो व्यक्ति हैं उसका नक्षत्र ले लेते हैं। दोनों को नक्षत्र लेने के बाद हम लोग जानते हैं कि इन दोनों को नक्षत्र का अंतर क्या है। यानी कहा गया है वास्तुशास्त्र में कि गणयेत जन्म नक्षत्रम ग्राम नक्षत्र तत्सदा। गणयेत जन्म नक्षत्रम, जो आपका जन्म नक्षत्र है उसको कहाँ से गिने, ग्राम के नक्षत्र से गिनना प्रारंभ करें। तो ग्राम का नक्षत्र हमारे यहाँ पर हमने ग्राम का नक्षत्र रखा है मघा, और जन्म का जो नक्षत्र है वह हस्त है। तो हस्त का जो संख्या है वो 13 है, 13वां नक्षत्र होता है। और ग्राम नक्षत्र जो होता है वो मघा नक्षत्र अथवा 10वां नक्षत्र होता है। तो गणित जन्म नक्षत्रम, जन्म के नक्षत्र को गिनना है आपको गांव के नक्षत्र से। तो जन्म का नक्षत्र आपका मघा नक्षत्र है, तो मघा से गिनना प्रारंभ करेंगे। कहाँ तक, जो जन्म का नक्षत्र है, जन्म का नक्षत्र जो है वो हस्त नक्षत्र है। तो गिनते हैं। तो ये नक्षत्र आप देख रहे होंगे सामने कुछ नक्षत्र दिखाई दे रहे हैं। इनमें आप देखेंगे मघा से गिनना प्रारंभ करेंगे। मघा, पूर्व फाल्गुनी, उत्तर फाल्गुनी, हस्ता। यानी कि जो ग्राम का नक्षत्र है जो ग्राम का नक्षत्र हमारा होता है वह नक्षत्र हमारा कौन सा पड़ता है, चौथा पड़ जाता है। ठीक है। तो अब ग्राम के नक्षत्र जन्म नक्षत्र का जो अंतर हमें पता चला वो 4 पता चला। तो जो चौथा नक्षत्र बनता है हमारा, इसको हम जानेंगे नराकृति चक्र के द्वारा। अब इसको नराकृति चक्र में देखेंगे कि उसकी स्थिति कहाँ पर नराकृति चक्र में बनती है और उसका क्या फल होता है। ठीक है। वह नराकृति जो है, नराकृति एक नर के स्वरूप एक का व्यक्ति है, नर है, एक व्यक्ति है। उसके अवयवों पे नक्षत्रों का स्थापन किया जाता है और उस अवयवों पे नक्षत्रों का स्थापन करने से उनका क्या फल है यह हम जानते हैं। तो आइए इसको हम एक श्लोक के माध्यम से पहले जानेंगे। श्लोक इस प्रकार है। श्लोक कहता है, मस्तके पंचलाभाय मुखे त्रीणि धनक्षया कुक्षौ पंचधनम धान्यम षड्पादे स्त्री दरिद्रता पृष्ठे चैकं पादहानि नाभौ चत्वारि संपदा गुह्ये चैकं भयं पीडा हस्ते चैकं तु क्रंदनम वामे चैकं करे भेदो ग्रामचक्रम नराकृति गणयेत जन्म नक्षत्रम ग्राम नक्षत्रतः सदा। गणित, यहाँ पर आपने देखा होगा सारे जो नक्षत्र हैं उनको सबको एक नराकृति, एक नर पुरुष के शरीर में उनको स्थापित कर दिया गया है। यह नर पुरुष कौन है, यही वास्तु पुरुष होते हैं। इसके अंग में इन नक्षत्रों का स्थापन कर दिया है क्रम से। तो अब हमारा जो नक्षत्र बनता है, यानी कि जो चौथा नक्षत्र हमारा, वह नराकृति चक्र में कहाँ पर बन रहा है यह हम देखते हैं। तो कहते हैं कि मस्तक ए पंच लाभाया, यानी जो मस्तक में जो 5 नक्षत्र होते हैं, मस्तक में 5 नक्षत्रों का स्थापन किया जाता है और वहाँ के जो 5 नक्षत्र होते हैं वह शुभ फलदायी होते हैं। फिर आगे कहते हैं कि मुखे त्रीणि धनक्षया, जो मुख में 3 नक्षत्रों का स्थापन किया जाता है और ये 3 नक्षत्र जो होते हैं ये धनक्षय कारक होते हैं। फिर कुक्षी भाग में 5 नक्षत्रों का स्थापन किया जाता है और वहाँ पर जो 5 नक्षत्र होते हैं वो धन धान्य देने वाले होते हैं। फिर आगे 4 नक्षत्रों में, यानी पैरों में 4 नक्षत्रों को 6 नक्षत्रों को स्थापित किया जाता है और पैरों के जो 6 नक्षत्र होते हैं ये क्या देने वाले होते हैं, हानि और स्त्री हानि। ठीक है। इसके बाद जो पृष्ठ भाग में भी 1 नक्षत्र का स्थापन किया जाता है। तो वहाँ पर जो नक्षत्र होगा, 1 नक्षत्र, उसके जो फल होगा वो होगा पाद हानि। फिर 6वें जो अंग है वास्तु पुरुष का, वहाँ पर नाभि स्थान में इन नक्षत्रों को स्थापन किया जाता है। इन 4 नक्षत्रों को स्थापन किया जाता है। फिर वहाँ पर 4 नक्षत्रों को स्थापन करने से जो फल होता है वो संपत्ति दायक कहा गया है। फिर गुह्य स्थान में भी 1 नक्षत्र का स्थापन किया जाता है और वहाँ पर उसका जो फल होता है वो भय कारक होता है। फिर आगे जो 8वां अंग है दक्षिण हस्त, दक्षिण हाथ में भी 1 नक्षत्र का स्थापन किया जाता है और वहाँ पर जो उसका फल होता है वो क्रंदन करने वाला होता है। 9वां जो अंग होता है वास्तु पुरुष का वो वाम हस्त होता है और वहाँ पर जब हम 1 नक्षत्र का स्थापन करते हैं तो वो भेद कराने वाला होता है। तो इस प्रकार से 9 वास्तु पुरुष के जो 9 अंग हैं उन 9 अंगों में सभी 27 नक्षत्रों का स्थापन किया जाता है और फिर अपने नक्षत्र को देखा जाता है कि हमारा नक्षत्र जो है, जो गणयेत जन्म नक्षत्रम ग्राम नक्षत्र तत्सदा, जो हमने नक्षत्र की गणना की थी ग्राम नक्षत्र से, ठीक है, जन्म नक्षत्र की गणना की थी ग्राम नक्षत्र तत्सदा, ग्राम नक्षत्र से लेकर के, तो वो कहाँ पड़ रहा है। तो हमारा जो नक्षत्र पड़ रहा था वो हमारा पड़ा था चौथा। तो चौथा नक्षत्र हमारा कहाँ पड़ता है इसमें, तो इन 27 नक्षत्रों में वो प्रारंभ में ही, यानी कि शीर्ष मस्तक में ही वह नक्षत्र पड़ जाता है अथवा 5वां नक्षत्र के अंतर्गत वह आता है। यानी पहला अंग जो है शीर्ष मस्तक जो अंग है, शीर्ष अंग जो है वास्तु पुरुष का, उसी में हमारा नक्षत्र समाहित है। और उसका लाभ अब देखते हैं हम लोग, लाभ क्या होता है। तो कहा गया है आगे लाभ कि मस्तक पंच लाभाया, मस्तक में यदि 5 नक्षत्र जो हैं उनके अंतर्गत यदि आपका नक्षत्र पड़ता है
ठीक है, तो लाभदायक होने वाला, लाभ देने वाला और आय कराने वाला होता है। अर्थात यह गांव जो है आपके लिए, इस गांव का जो नक्षत्र पड़ा है आपका वो पांचवा पड़ा है, चौथा पड़ा है, और वह वास्तु पुरुष के सिर भाग में पड़ा है, इसलिए वह नक्षत्र आपके लिए सुफलदायी देने वाला होता है। वह गांव जो है वह सुफल देने वाला होगा, तो लाभ और आय देने वाला होगा, तो इस गांव में आप निवास कर सकते हैं। यदि मान लीजिए यह नक्षत्र आपका मगा ना होकर के कोई अन्य होता और वह नक्षत्र आपका वास्तु नराकृति के मुख में पड़ता, तो मुख में कहा गया है कि वह धनक्षय कारक होता, क्योंकि अभी हमने जो विषय देखा वह चौथा नक्षत्र था, तो चौथा नक्षत्र जो है पांचवा नक्षत्र से पहले ही आता है, ठीक है। तो मुखे त्रीणी धनक्षय, मान लीजिए आठवां नक्षत्र होता तो वह 5 और 3 8 होता है, आठवां नक्षत्र में यदि होता तो वह धनक्षय कारक करने वाला होता। तो आप समझ गए होंगे कि कौन सा नक्षत्र हमारे लिए सुफलदायी हो सकता है। हमारा नक्षत्र नराकृति के किस किस भाग में पड़े तो तब हमारे लिए वह कब हमारे लिए शुभ होगा और कब हमारे लिए अशुभ होगा। तो आइए, आपको विषय समझ आया होगा। पुनः मिलेंगे नए विषय के साथ में। आप सबको नमस्कार, नमो नमः, धन्यवाद।